हेलो, स्वागत है आपका अगली क्लास के अंदर। पिछली क्लास के अंदर अपन ने हार्मोन कंप्लीट कर लिए थे, तो हार्मोन आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे और आप फील्ड में भी उनका उपयोग कहाँ करोगे वो चीज़ भी आपको पता लग गई। अब अपन क्या करते हैं, अंडे और शुक्राणु का फर्टाइल जीवन काल। फर्टाइल जीवन काल क्या होता है बेटा, कि उतना समय जितने समय तक वो क्या रहते हैं, अंडा और शुक्राणु क्या आपस में मिलकर एक निषेचन क्रिया होकर भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं। फर्टाइल समय क्या होता है, फर्टाइल समय यही होता है कि क्या होता है उसके अंदर बेटा, कि जो अंडाणु है मान लो तो वो बच्चा पैदा कर सकता है, शुक्राणु उतने समय तक बच्चा पैदा कर सकता है, उसके बाद में क्या होगा वो कोई काम का नहीं है, उसके बाद में क्या हो जाएगा वो मर जाएगा, या उसके बाद वो जिंदा भी है ना जी अंडे के साथ मिलके वो भ्रूण का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, उस समय वो क्या बोल देते हैं, फर्टाइल समय। कि सिर्फ इतने ही समय तक क्या होगा, फर्टाइल समय क्या होता है, जैसे मान लो गाय के अंदर है अंडा है, तो वो क्या हो गया, उसका फर्टाइल समय हो गया। तो बेटा इस स्पेलिंग के अंदर ये टी गलत है, ठीक है, तो मैं आपको हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब अपन क्या पढ़ लेंगे, फर्टाइल जीवन काल। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, यहां तो लिख देते हैं अपन अंडे का फर्टाइल जीवन काल लिखेंगे अलग अलग जानवरों के अंदर, ठीक है। और यहां किसका लिखेंगे अपन, शुक्राणु का। ये भी आपके एग्जाम कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन गाय का ही लिखेंगे पहला, तो कि गाय में क्या अंडे का कितना फर्टाइल जीवन काल होता है। तो बेटा गाय के अंदर अंडे का 20 से 24 घंटे होता है, अंडा जिंदा रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, या तो अंडा मर जाएगा, और अगर अंडा जिंदा है तो भी क्या होगा, वो शुक्राणु के साथ मिलन नहीं कर सकता, शुक्राणु के साथ फ्यूज नहीं हो सकता, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है। तो कितना हो गया, 20 से 24 घंटे, उसके बाद वो कोई काम का नहीं रहे। अब शुक्राणु की गाय के अंदर शुक्राणु का जो फर्टाइल जीवन काल है वो कितना है, कितना है 48 घंटे। कितना है मतलब कि 30 से 48 मतलब क्या हो गया कि लगभग 1.5 से 2 दिन तक, ठीक है, 30 से 48 घंटे, लगभग 1.5 से 2 दिन। उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद शुक्राणु गाय के अंदर, जो गाय के शुक्राणु मतलब गाय के थोड़ी यार सांड के हो गए, तुम ऐसे मत समझना गुरु जी गाय कह रहे हो, नहीं नहीं सांड की बात हो रही है। जो शुक्राणु है ना वो 30 से 48 घंटे के बाद क्या होंगे, वो मर जाएंगे, और अगर जिंदा भी हैं तो वो क्या उसके अंदर अंडाणु से मिल नहीं सकते, अंडाणु से मिलकर बच्चे का निर्माण नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया, फर्टाइल जीवन काल हो गया, ठीक है। या तो की बात होगी, गाय की बात होगी। दूसरी अपन किसकी बात करेंगे, घोड़े की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा घोड़े के अंदर तो क्या है, सिर्फ 6 से 8 घंटे तक ही, सिर्फ 6 से 8 घंटे तक अंडा जिंदा रहता है। अगर 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर शुक्राणु आ गया तो के बच्चे का निर्माण कर लेगा। अगर 6 से 8 घंटे तक उसके पास शुक्राणु नहीं पहुंचा तो क्या होगा, वो कोई काम का नहीं है, फिर वो अंडा मर जाएगा, फिर तो अगली हीट के अंदर तो क्या होगा, वो घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन इसके शुक्राणु का टाइम बहुत ज्यादा होता है, 72 से 120 घंटे तक होता है, 72 से 120 घंटे, मतलब 72 से 120 घंटे लगभग कितने दिन हो गए, और लगभग 3 से 5 दिन तक हो जाता है, ठीक है। अब देखो भगवान कोई चीज देता है ना तो वो सोच समझ के देता है। अगर मान लो इसका 6 से 8 घंटे दिया ना, इसके अंडाणु की जो उम्र थी, इसके अंडे की उम्र 6 से 8 घंटे दी, लेकिन इसके शुक्राणु की देखो 72 से 120 घंटे तक दे दी, कि मान लो शुक्राणु पहले से बैठे हैं, अगर आपने पहले से पहुंचा दिए और 72 घंटे तक भी अगर अंडा नहीं आया ना, 72 घंटे बाद भी अंडा आ गया, ठीक है, तो 72 घंटे के बाद भी क्या कर लेंगे, ये अंडे के साथ मिलके बच्चे का निर्माण कर लेंगे। तो ऐसे नहीं है भगवान सबको, इसको कम दे दिया तो इसको ज्यादा दे दिया, ये भाई साहब पहले आके बैठ जाएंगे और इसका वेट करने लग जाएंगे, जैसे ये आया आते तुरंत झपट के क्या कर लेंगे, बच्चे का निर्माण कर लेंगे। अब तीसरा क्या हो गया, भेड़, ठीक है। भेड़ के अंदर कितना होता है फर्टाइल जीवन, 16 से 24 घंटे तक क्या रहेगा, भेड़ का अंडा जिंदा रहता है, और शुक्राणु कब तक, 30 से 48 घंटे, वही 30 से 48 घंटे जितना कि सांड के अंदर या गाय के अंदर कह सकते हैं अपन,
मतलब कि 1.5 से 2 दिन। तो ये तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसका टाइम याद हो गया ना, गाय के अंदर शुक्राणु कितने दिन जिंदा रहेगा, तो उतना ही टाइम किसके अंदर है, उतना ही टाइम भेड़ के अंदर है। अब अपन बात करेंगे सुअरी के अंदर, या सुअर के अंदर बात करें। तो जो अंडा कब तक जिंदा रहेगा बेटा, ठीक है, कब तक, 8 से 10 घंटे तक। और उसके बाद वो बच्चे का निर्माण, वो जिंदगी का निर्माण नहीं कर सकता, बस जिंदगी का निर्माण कब तक कर सकता है, ये सुअर 8 से 10 घंटे तक, तब तक उसके बाद तो फिर तक 24 से 72 घंटे तक, मतलब लगभग 1 से 3 दिन तक, ठीक है। इसका शुक्राणु किस किस जानवर के अंदर कब तक अंडा जिंदा रहेगा, कब शुक्राणु जिंदा रहेगा, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या हो गए अपन क्या, अब अपन इसके आगे क्या पढ़े, जो अलग अलग डेफिनेशन है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है, मैंने जरूरत नहीं पड़े, सारी चीजें एक साथ ही मिल जाए, सारी जितनी भी डेफिनेशन है और उनके उदाहरण समेत, जिनमें उदाहरण दिए हुए हैं उनके उदाहरण समेत आपको यही मिल जाए, तो ठीक है। पहला जो पढ़ेंगे, पहली डेफिनेशन जो पढ़ेंगे वो है बेटा यूनिपेरा। पहली डेफिनेशन क्या है, यूनिपेरा। और यूनिपेरा को अपन क्या बोल देते हैं, मोनोटोकस भी बोल देते हैं। यूनिपेरा को अपन क्या बोल देते हैं, मोनोटोकस। गुरुजी ये यूनिपेरा होती क्या चीज, बेटा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है कि जो जानवर सिर्फ एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देते हो उसको क्या बोल देते हैं, यूनिपेरा बोल देते हैं। जैसे अपने क्या हो गया, अरे घोड़ी, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, ये सारी कितने बच्चों को जन्म देती हैं, एक ही बच्चों को जन्म देती हैं एक बार में, तो इन सभी जानवरों को अपन क्या बोलते हैं, इनको यूनिपेरा बोलते हैं। अब बताओ, पता है, सिर्फ नाम नहीं पता था यूनिपेरा बोलते हैं, बाकी तो पता ही अपने को कि गाय, घोड़ी और भैंस सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। तो ऐसी मादा जो एक बच्चे को जन्म देती है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसी मादा एक समय में केवल एक बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं अपने, यूनिपेरा बोल देते हैं। अब इसके उदाहरण बता दिया आपको मैंने, क्या क्या हो गया, घोड़ी, गाय और भैंस एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देंगी, तो इनको क्या बोल देंगे बेटा, तो अब एक बच्चे को देती है उसको तो बता दिया आपने, कई ये चीज इनको बोला यूनी मतलब क्या होता है, एक, तो उनको क्या बोल देंगे, मल्टीपेरा बोल देंगे। तो मल्टी का मतलब, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं, तो अपन ने क्या पढ़ लिया, तो यूनिपेरा पढ़ लिया। दूसरा क्या पढ़ लेंगे अपन, यूनी का मतलब एक, और दूसरा क्या पढ़ लेंगे अपन, मल्टी पैरा, या इसको क्या बोल देते हैं अपन, मल्टी टोकस भी बोल देते हैं बेटा। कहीं एग्जाम में तो देखो मल्टीपैरा की जगह मल्टीटोकस आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा मल्टीटोकस है, निमल है, ठीक है। तो अब आपको पता तो है निम्न में से कौन सा मल्टीटोकस है, लेकिन ये नाम नहीं पता था आपको, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना आपका। तो ऐसी मादा जो एक समय में 2 या 2 से अधिक बच्चे का जन्म देती है, ठीक है, जैसे कुतिया हो गई, सुअरी हो गई, वो क्या होंगी, 2 या 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है, तो किस में आ जाएंगी, मल्टीपैरा के अंदर आ जाएंगी। तो इसमें क्या लिख देंगे अपने, ऐसी मादा जो एक समय में 2 या 2 से अधिक बच्चों को जन्म देती है। जन्म देती हैं, और उदाहरण आपको बता दिया मैंने इसके,
कि उदाहरण क्या हो गए बेटा इसके, क्या हो गई सुअरी और दूसरी कुतिया। अरे बेटा सुअरी तो 6 6 7 7, अरे कई तो 12 12 बच्चे तक दे देती हैं। तो देख लो 12 12 बच्चे तक दे रही है, तो मतलब 2 से तो ज्यादा दे रही है भाई साहब। ठीक है, कुतिया 3 5 6 7 कितने भी बच्चे दे देती है, तो उनको अपन ने क्या बोल दिया, पैरा के अंदर आ गई। तो बेटा इसको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना, बस मल्टी पैरा पता होना चाहिए। मल्टी का मतलब क्या है, एक से ज्यादा। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा होता है, तो क्या हो गया वो मल्टी पैरा एनिमल हो गया। अब अपन तीसरी जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो क्या, वो पढ़ेंगे प्रीमी पैरा। ठीक है, तो ऐसी मादा जो पहली बार गर्भवती हुई है, जो बछड़ी थी कोई, तो क्या हुआ, बछड़ी जो पहली बार जब पहली बार वो गर्भवती हुई, तो उस जानवर को अपन ने क्या बोल दिया, उसको प्रीमी पैरा बोल दिया। तो दिक्कत ही नहीं है गुरुजी। प्रीमी, प्रीमी देखो, प्रीमी का मतलब कि पहली, ऐसी मादा जो पहली बार गर्भवती हुई हो, या क्या कर सकते हैं, पहली बार गर्भवती हुई हो, या क्या, या पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो, को प्रीमी पैरा बोल देते हैं। या क्या कहते हैं इसको, प्रथम बच्चे को जन्म दिया हो, प्रथम बच्चे को जन्म दिया हो, तो ऐसे जानवर को अपन क्या बोलते हैं, प्रीमी पैरा। अब गुरु दिया कि पहले बच्चे, वो तो ठीक बात है आपकी। अगर एक मादा ने एक से अधिक बार बच्चे दे रखे हैं, तो उसको क्या बोल दोगे आप, उसको बेटे प्लूरी पैरा बोल देंगे। इसको क्या बोला, प्रीमी पैरा, उसको क्या बोल दिया, प्लूरी पैरा। ठीक है, तो हो गया अपना प्रीमी पैरा। तो आपको समझ में आ गया कि जिसने पहली बार बच्चा दिया हो, तो दूध सिंपल सिंपल है बेटा, प्लूरी। आपको सिंपल लग रही है, हमें तो हार्ड लगती है। अरे बेटा एक बार तुम आज पढ़ लोगे, एक बार घर दिया हो। ठीक है, ऐसी मादा जिसने एक से अधिक बार, एक से अधिक बार उसको क्या बोल दिया अपन ने, प्लूरी पैरा। अब कई गाय भैंस ऐसी होती हैं कि उसमें तो कभी किसी बच्चे को जन्म देती ही नहीं, कोई उनसे तो वो तो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना, छोड़ थोड़ी ना देंगे। तो बेटा बिल्कुल बोलेंगे उनको, उनको बोलते हैं नल्ली पैरा। इसको क्या अरे मतलब ठीक है, कि भाई साहब
अगली जो अपनी डेफिनेशन आती है उसमें क्या है, ठीक है, यूटोकिया क्या है कि बेटा उसका टाइम हुआ, ठीक है, प्रसव का टाइम हुआ और उससे अपने आप ही बच्चा आके बाहर गिर गया, तो क्या हो गया, वो सामान्य प्रसवी क्रिया हो गई, उसमें कोई बच्चा अटका नहीं, ठीक है। जैसे भैंस के अंदर 10 महीने की जैसे भैंस हुई और उसने क्या किया, अपना बच्चा दे दिया, बिल्कुल बच्चा जिंदा है, हेल्थी है, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, सामान्य क्या बोलते हैं, तो म्यूटोकिया समझ के इतना बिल्कुल आसान है, ठीक है। और अगर गर्दन घूम गई, पूरा बच्चा गया, आराम से नहीं निकल रहा, उसको फिर अपन खींच पींद के उसको ठीक करके टोमी क्या हो, तो अगला क्या है, यूटोकिया, कहते हैं, तो बेटा उसको यूटोकिया कहते हैं, सामान्य ठीक है। और ऐसा अभी अगर अवरोध है तो उसको क्या बोल देंगे अपन, तो अगली डेफिनेशन डिस्टोकिया, कि प्रसव में अवरोध, कि प्रसव में कोई दिक्कत हो गई भाई साहब, बच्चा नहीं आ रहा, टेढ़ा हो गया, तो उसको अपन क्या डिस्टोकिया टर्म उसके लिए अपने यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गए डिस्टोकिया हो गया। अगली जो क्या है, ठीक है, 8वीं अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, बर्थ कहते हैं, कि बर्थ क्या होता है, जो सामान्य अपने जन्म हो जाता है ना बच्चे का, उसको क्या बोलते हैं, बर्थ, कि सामान्य बच्चे का जन्म हो गया। फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे कि बर्थ के साथ साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और भी बर्थ से संबंधित शब्दावली है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बर्थ तो क्या हो गया अपना, सामान्य जन्म हो गया ना बच्चे का, ठीक है, कि बछड़ा सामान्य तरीके से आ गया, कुत्ते ने अपना बच्चा सामान्य तरीके से दे दिया, तो उसे क्या हो गया भाई, बर्थ हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, प्रीमेच्योर बर्थ। देखो बर्थ तो क्या है, सामान्य जन्म है, प्रीमेच्योर आ गया। अब नाम से पहले लग रहा है कि गर्भकाल पूर्ण होने से पहले हो रहा है प्रीमेच्योर, कि अभी तक वो मेच्योर ढंग से नहीं हुआ, उससे पहले ही क्या आ रहा है, वो जीवित बाहर आ गया। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि 8 महीने पे ही भैंस ने बच्चा दे दिया, लेकिन वो जीवित है, तो भैंस को बच्चा तो कब देना चाहिए था, 10 महीने पे देना चाहिए था, लेकिन दे दिया कब उसने, 8 महीने पे दे दिया, और वो जीवित भी है, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको प्रीमेच्योर बर्थ बोल देते हैं। प्रीमेच्योर मतलब कि अभी वो मेच्योर नहीं हुआ। तो अगली डेफिनेशन क्या होगी बेटा, प्री मेच्योर बर्थ, कि वो अभी तक मेच्योर नहीं हुआ था और उसका क्या हो गया, जन्म हो गया, ठीक है। तो गर्भकाल पूर्ण होने से पहले जीवित बच्चे का जन्म होना, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले बेटा, पहले जीवित बच्चे का जन्म होना, जन्म होना। बच्चा कैसे रहेगा, देखो गर्भकाल से पहले हो रहा है और बच्चा कैसा है, जीवित होगा, ठीक है, किसके अंदर, प्रीमेच्योर बर्थ के अंदर। अगला क्या होता है, एक अबॉर्शन होता है, इसमें भी क्या होता है, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही बच्चा होगा, किसके अंदर, अबॉर्शन के अंदर। तो यहां तक तो सेम है, लेकिन क्या होगा, अबॉर्शन के अंदर तो मृत बच्चा, मृत भ्रूण शरीर से बाहर आएगा, ठीक है। इसके अंदर कैसा आ रहा है, प्रीमेच्योर के अंदर, प्रीमेच्योर के अंदर जिंदा रहा है, लेकिन अबॉर्शन के अंदर क्या आता है, अबॉर्शन के अंदर
बच्चा तो पहले आ जाता है गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही, लेकिन कैसा आता है, मृत आता है, जिंदा नहीं होता, वो मर जाता है बेटा। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अबॉर्शन बोलते हैं, गर्भपात। तो अगली जो डेफिनेशन अपनी क्या हो गई, अबॉर्शन, या इसको क्या बोल देते हैं अपन, गर्भपात की क्रिया बोल देंगे। तो क्या बोलेंगे अपन, यहां तो देखो, यहां तो सेम है, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले, इसमें क्या होता है, मृत भ्रूण आता है बेटा बाहर। प्रीमेच्योर में कैसा आ रहा था, जिंदा, मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना। अरे जैसे कई बार क्या होता है, जानवरों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से किसी जीवाणु या किसी विषाणु की वजह से क्या होता है, वो बच्चा अंदर मर जाता है, और बच्चे, भैंस क्या करती है, उसको, बच्चे को बाहर फेंक देगी। ठीक है, उसका समय तो 10 महीने पहले, 10 महीने पे होगा भैंस का, ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो 7-8 महीने पे, 6 महीने पे, अलग अलग जीवाणु या विषाणु अलग अलग समय पे क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अबॉर्शन। अब अपनी अगली डेफिनेशन वो क्या है अपनी, स्टिल बर्थ। इसमें क्या होगा, गर्भकाल पूर्ण होने पर ही होगा बच्चा तो, लेकिन बच्चा कैसा होगा, मृत। अब गर्भकाल पूर्ण होने पर नॉर्मली कैसा बच्चा होता है, गर्भकाल पूरा हो जाएगा तो जिंदा बच्चा होगा, लेकिन गर्भकाल पूरा होने के बाद भी मृत बच्चा हो रहा है ना, तो अपन उसको सिंपल बर्थ नहीं कह देंगे, सामान्य प्रसव नहीं कह देंगे, उसको स्टिल बर्थ कहेंगे। कि बच्चा तो देखो बेटा आ गया, लेकिन कैसा आया है, मृत आया है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया। अब अगली जो डेफिनेशन वो क्या होगी, स्टिल बर्थ। ये बेटा शब्दावली क्या है, इनमें से सीधे सीधे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कहीं आपको अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन याद करनी नहीं पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, इसको सबको एक जगह ले आया आपके लिए, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अल्टीमेटली तो आपको याद ही करना है ना, अल्टीमेटली तो चीजें समझ में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। तो क्या हो गया, गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना, गर्भकाल का, गर्भकाल या गर्भकाल का नहीं, गर्भकाल का पूर्ण होने के पश्चात, गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात मृत भ्रूण का, मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना, बाहर आना या जन्म होना भी कह सकते हैं, बाहर आना कह देंगे अपन। ठीक है, कि शरीर से बाहर क्या हो जाएगा, जब वो होगा तो बिल्कुल टाइम पे, जब भैंस के अंदर 10 महीने हुए तभी बाहर आएगा, लेकिन कैसा आ रहा है, वो मृत आ रहा है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया कि भ्रूण का, मृत भ्रूण का गर्भकाल पूर्ण होने के बाहर आना। ठीक है, प्यूबर्टी अगली, तो प्यूबर्टी में मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि क्या हुआ था प्यूबर्टी के अंदर, कि उसका पहला जो आता है, पहला मध्य चक्र आता है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। लेकिन उस प्यूबर्टी की डेफिनेशन कई बार और वर्ड से भी, और शब्दों से भी पूछ लेते हैं, जैसे कि जब पशु में जनन अंग क्रियात्मक रूप से विकसित हो जाए, उसको भी क्या बोल देते हैं, प्यूबर्टी बोल देते हैं। या क्या बोल देंगे अपन, संतानोत्पत्ति, मतलब कि संतान को उत्पन्न करना, कि संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम हो जाए जानवर, तो उसे कहते हैं प्यूबर्टी, तो उसको भी प्यूबर्टी कहते हैं। या उसका प्यूबर्टी की अगली डेफिनेशन क्या हो सकती है, कि पहली बार मध्य चक्र में आए, पहली बार हीट में आए, उसको भी क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी की कुछ चीजें और हैं, वो भी आप यहां पे लिख लो चाहे, क्योंकि कोई चीज रहनी नहीं चाहिए आपकी। प्यूबर्टी जिसको क्या बोलते हैं अपन, यौनारंभ भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या लिख देंगे, कि जानवर के जनन अंगों का क्रियात्मक रूप से विकसित होना, जब पशु के जनन अंग क्रियात्मक रूप से विकसित हो जाएं। अरे बेटा, क्रियात्मक रूप से जनन अंग विकसित होंगे तभी तो हीट में आएगी, जब तक जनन अंग ही विकसित पूरे नहीं होंगे
तब तक जानवर हीट में नहीं आएगा। तो प्यूबर्टी के लिए अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रियात्मक रूप से जननांग विकसित हो जाए, ठीक है, या क्या कह सकते हैं कि संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम हो जाए एवं संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम हो जाए, सक्षम हो जाए। अरे बेटा आप बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम हो गई तो मतलब क्या हो गया, उसके अंदर तो प्यूबर्टी आ गई। तो ये हो गई प्यूबर्टी की डेफिनेशन, किसकी, यौनारंभ की डेफिनेशन। जो अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अपन फ्लीमैन रिएक्शन कहेंगे उसको, ठीक है। अब गुरुजी कहोगे फ्लीमैन रिएक्शन क्या होती है। अरे बेटा गांव में देखा होगा आपने, क्या होता है कि जो पाडा होता है, या मान लो मेल मान लो कोई भी, वो मेल क्या करता है, उस फीमेल को सूंघ के, उसके पेशाब को सूंघ के क्या करता है, ऊपर मुंह करता है, ठीक है, और अपने होठ को घुमा लेता है, ऐसे ऊपर होठ को घुमा के ऐसे ऊपर मुंह कर लेता है। तो उसी को क्या बोल देते हैं, फ्लीमैन रिएक्शन। अब कहोगे गुरुजी ये तो हमने बहुत देखा था गांव में, इसी को फ्लीमैन रिएक्शन बोलते हैं क्या। तो हाँ बेटा, इसी को फ्लीमैन रिएक्शन, चीजें आपने सारी देख रखी हैं, बस आपको नाम नहीं पता, ठीक है। तो अगली क्या हो गई अपनी, फ्लीमैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, अभी आपको बता दिया कि क्या होता है, पेशाब के नर क्या करता है, मादा की वल्वा को सूंघकर या उसके पेशाब को सूंघकर ऊपर मुंह करके अपने होठ को घुमाता है, ठीक है। गांव में आपने बहुत देखा होगा, कई बार ये मादा भी करती है, जरूरी नहीं कि नर ही करे। कई बार एक मादा क्या करती है, एक भैंस क्या करती है, दूसरी भैंस के पेशाब को या उसकी वल्वा को सूंघकर ऊपर मुंह करती है ना, वही बेटा क्या है, वही तो फ्लीमैन रिएक्शन है, और कोई बड़ी चीज नहीं है। तो नर मादा की वल्वा को सूंघकर ऊपर मुंह की तरफ मुंह करता है। इसमें क्या लिख देंगे अपने, नर मादा की वल्वा को सूंघकर ऊपर मुंह करता है, ठीक है। तो नर तो करता ही करता है, मैंने अभी क्या बताया, कई बार मादा भी करती है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या लिख देंगे कि कभी कभी मादा भी कर देती है भाई, क्योंकि हमने तो देखा है बिल्कुल गांव में। तो हम इस बात को नकार तो नहीं सकते ना कि मादा नहीं करती, सिर्फ नर ही करता है, नहीं बेटा, फ्लीमैन रिएक्शन कई बार मादा भी करती है, कभी कभी मादा भी करती हैं। वो भी सूंघ के क्या करेंगी, ऊपर मुंह कर लेती हैं। जब जानवर हीट में होता है तभी भी करती हैं क्रियाएं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, अब ये हो गए कुछ अपनी डेफिनेशन होगी। अगली जो अपन कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग जो अपने जनन अंग हैं उनमें सूजन आ जाती है, तो उनको अपन क्या बोल देते हैं। तो उनमें सबसे पहली कौन सी लेंगे अपन, एंडोमेट्राइटिस लेंगे। सबसे पहली कौन सी लेंगे बेटा, एंडोमेट्राइटिस। अब कहोगे गुरुजी ये एंडोमेट्राइटिस क्या है। अरे बेटा अभी बताया था आपको कि जो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत है उसको अपन क्या कहते हैं, सही कह रहे हो बिल्कुल, एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो इस अगर एंडोमेट्रियम में सूजन आ जाए, ठीक है, उसको ही क्या बोल देंगे अपन, उसको ही एंडोमेट्राइटिस बोल देंगे। इस एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत है उसमें सूजन आ गई, तो उसी को बेटा अपन ने क्या बोल दिया, उसी को एंडोमेट्राइटिस बोल दिया। तो इसको क्या बोल देंगे, एंडोमेट्रियम में सूजन आना, एंडोमेट्रियम में सूजन आना, ठीक है। उसी को क्या बोल दिया अपन ने, एंडोमेट्राइटिस। अरे बेटा कंफ्यूज मत होना, चाहिए हिंदी में लिख लिया करो चाहिए इस चीज को, मेट्राइटिस। मैं बोलता हूं ना तो साथ में आप चाहे अगर चीजें आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आती है, एक दो वर्ड, ठीक है, तो आप क्या करो उसको हिंदी में लिख लो, लेकिन आपको गलत नहीं करना क्वेश्चन कुल मिला के बात तो ये है, ठीक है। मेट्राइटिस अगली जो डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, मेट्राइटिस क्या है कि गर्भाशय में सूजन आना। गर्भाशय की चाहे कोई सी परत हो, चाहे वो आंतरिक परत हो, चाहे वो मध्य परत हो, चाहे वो बाहरी परत हो, तीन परत होती है ना, पेरीमेट्राइटिस, मायोमेट्राइटिस और एंडोमेट्राइटिस। किस किस में होगी, अगर आंतरिक परत में हो तो एंडोमेट्राइटिस, यदि मध्य परत में हो, मध्य परत को क्या बोलते हैं अपन, मायोमेट्रियम बोलते हैं, उसको मायोमेट्राइटिस बोल देते हैं। और जब से बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, तो उसको क्या बोल देते हैं, पेरीमेट्राइटिस,
ठीक है। लेकिन आपके कोर्स में जो चीजें हैं, जो जो सारी मतलब आपके कोर्स में जो जो चीजें दे रखी हैं वो सारी हमने ले ली। उसमें क्या अब अगला मेट्राइटिस लिख दो। ठीक है, मेट्राइटिस का मतलब क्या हो गया कि गर्भाशय के अंदर सूजन आना, उसमें गर्भाशय की सारी परतें इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, गर्भाशय में सूजन आना। ठीक है, उसको क्या बोल दिया अपन ने, गर्भाशय में सूजन आने को मेट्राइटिस बोल दिया। अब एक क्या होता है, अपने मेस्टाइटिस का नाम भी सुना होगा आपने, इसे जुड़ी टर्म मैं इसलिए बता देता हूं आपको। मेस्टाइटिस भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मेस्टाइटिस के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेस्टाइटिस तो जानवरों में होता ही रहता है। ठीक है, बारिश का सीजन चलता रहता है ना, उस टाइम तो इसके चांस और भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बारिश में क्या कीचड़ रहता है बेटा, और कीचड़ से क्या होता है, मेस्टाइटिस। कीचड़ से क्या होता है बेटा, कीचड़ के अंदर क्या होते हैं, ये जीवाणु विषाणु होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, किसके अंदर इन्फेक्शन कर देंगे, वो अडर में। मेस्टाइटिस क्या होती है कि जो भैंस का अयन है, अडर है, अयन क्या, जिसको अपन थन भी कहते हैं, देसी भाषा में कई लोग थन भी कह देते हैं उनको। ठीक है, या क्या बोलते हैं, अडर। तो बेटा जो अडर में सूजन आती है, देसी भाषा में थनेला भी बोलते हैं इसको, हिंदी में मेस्टाइटिस को क्या बोल देते हैं, थनेला। तो गांव में जाओगे ना आपको तो थनेला ही बोलेंगे, कोई मेस्टाइटिस नहीं बोलेगा। तो इसके बारे में अपन क्या लिख देंगे कि अडर या अयन में सूजन आना। अडर, जिसको क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, अयन में सूजन आना। अरे बेटा सूजन क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इन्फ्लेमेशन भी बोल देते हैं। तो कई बार इन्फ्लेमेशन भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो ना, सूजन को क्या बोलते हैं अपन, इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मेस्टाइटिस। अगली जो अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन सर्विसाइटिस। तो अभी देखो सारी चीजें आपको नाम से पता चल रही होंगी, अगर नहीं चल रही तो अभी हम बताते हैं कैसे नाम से पता लगाओगे आप। सर्विसाइटिस। ठीक है, सर्विक्स, जो सर्विक्स की सूजन होगी तो सर्वी किससे आ रही है, सर्वी सर्विक्स से आ रही है। ठीक है, तो सर्विक्स में सूजन आना वो क्या हो गई, सर्विसाइटिस। देखो लास्ट में आइटिस आइटिस आ रहा है, हर के ये आ रहा है लास्ट में आइटिस। जैसे मेस्टाइटिस मतलब कि अडर में ये आइटिस आ गया ना, तो मतलब क्या है, सूजन है, कहीं भी आ जाए चाहे वो। ठीक है, अगर वेजाइनाइटिस आ जाए, जैसे आगे बताऊंगा तुम्हें, तो उसमें अगर आइटिस आ गया ना तो मतलब क्या हो गया, वो सूजन हो गई उसकी। अब इसमें नाम तो क्या है, सर्विक्स, लास्ट में क्या आ गया, आइटिस, तो क्या हो गया ये, सर्विक्स में सूजन आना, सर्विक्स में सूजन आना। ठीक है, इसके बाद अपना कौन सा हो गया, ये तो कौन सी होगी अपनी सर्विसाइटिस। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, वेजाइनाइटिस। अगली जो नंबर है वो कौन सी होगी, वेजाइनाइटिस। अब देखो इसके लास्ट में आइटिस आ रहा है, ITIS, आइटिस आ रहा है लास्ट में, मतलब क्या है, सूजन आ रखी है किसमें, वेजाइना के अंदर। तो वेजाइना के अंदर देखो याद नहीं तो थोड़ी नहीं ना आपको, क्योंकि नाम के अंदर ही सारी चीजें छुपी हैं। आइटिस बोलते हैं सूजन को, और वेजाइना, तो वेजाइना में सूजन आना। वेजाइना को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, योनि। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, योनि में सूजन आना। योनि को इंग्लिश में वेजाइना तो बोलते हैं। अब आपको गुरुजी पता है, अरे बहुत ही बढ़िया, अगर आपको पता है, नहीं पता तो अब आपको पता लग गया है। ठीक है, ये जेनेटिस हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सेल्फिंजाइटिस। ठीक है, एक क्या पढ़ेंगे, सेल्फिंजाइटिस। तो सेल्फिंजाइटिस क्या होती है बेटा, अंडवाहिनी के अंदर सूजन आ जाती है अगर। ठीक है, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, अगर ओविडक्ट में अगर सूजन आ गई तो उसके लिए अपन कौन सी टर्म यूज करेंगे, अगर एग्जाम में पूछ लें कि ओविडक्ट की सूजन को कहते हैं सर्विसाइटिस, वेजाइनाइटिस, सेल्फिंजाइटिस, तो आप क्या कर दोगे बेटा, सेल्फिंजाइटिस। ओविडक्ट को क्या बोलते हैं अपन, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, या उसको क्या बोल दिया, ओविडक्ट की सूजन आना। ठीक है, वो क्या हो गई, सेल्फिंजाइटिस। अब ये क्या हो गई, सारी आइटिस हो गई अपनी पूरी। ठीक है, आइटिस मतलब सूजन आना की, कौन कौन से अंग में सूजन आ गई, सर्विक्स में सूजन आ गई, सर्विसाइटिस बोल दिया।
योनि में सूजन आ गई, वेजाइनाइटिस बोल दिया। पूरे गर्भाशय में आ गई तो मेट्राइटिस बोल दिया। ठीक है, अगर गर्भाशय की आंतरिक परत में आई तो उसको एंडोमेट्राइटिस बोल दिया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज वाली कोई चीज है ही नहीं। अब अगली चीज पढ़ा सुना होगा आपने एक नाम, एनिस्ट्रस। ठीक है, बहुत बार सुनते हैं कि जानवर एनिस्ट्रस में है, तो बेटा कुछ नहीं है वो। एनिस्ट्रस क्या है कि जानवर का हीट में न आना, बस यही है एनिस्ट्रस। 20वां क्या है, एनिस्ट्रस। ईस्ट्रस तो क्या हो गया भाई, ये तो क्या हो गया ईस्ट्रस, तो मतलब जानवर क्या आ रहा है, हीट में आ रहा है, और एन आगे लग गया कि भाई साहब ये तो हीट में नहीं आ रहा। तो अब आपको याद करने की जरूरत थोड़ी नहीं हुई इसकी डेफिनेशन एनिस्ट्रस की, कि क्या हो गया, जानवर का हीट में न आना, जानवर का हीट में न आना, यही क्या हो गया, एनिस्ट्रस हो गया। फिर वो किस वजह से हीट में नहीं आ रहा, उसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं। ठीक है, वो बाद में अपन पता करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया एनिस्ट्रस तो आप क्या कर दोगे कि जानवर हीट में नहीं आ रहा, उसको एनिस्ट्रस बोल दिया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको पायोमेट्रा। ठीक है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता तो वैसे ही दी थी, लिखा आप देता हूं चाहे, कि गर्भाशय में मवाद पड़ जाए, पस पड़ जाए। अब वो किसी भी कारण से पड़ सकती है। अगर मान लो अपनी जो प्लेसेंटा थी, अपरा थी, वो पूरी बाहर नहीं निकली, बच्चा तो हो गया, लेकिन जो प्लेसेंटा थी, जो जेर थी, वो पूरी बाहर नहीं आई, अंदर ही रह गई, तो क्या हो जाता है उसमें फिर बाद में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या हो जाता है, उस पूरी जेर का मवाद में बदल जाती है वो, तो उसको भी क्या बोल देते हैं, उसको भी पायोमेट्रा की कंडीशन ही है। ठीक है, या क्या होता है, कुत्तों के अंदर क्या होती है, गर्भाशय के अंदर मवाद बहुत ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं, तो कुत्तों में पायोमेट्रा बहुत ज़्यादा होती है, कुत्तों में भी होती है। तो पायोमेट्रा पूछेंगे अपने तो सिंपल एग्जाम में कि पायोमेट्रा होती क्या है, तो अब इसको तुम गलत मत कर देना भाई। आपको मैं एग्जाम दे के कोशिश करता हूं कि हर चीज का एग्जाम्पल दूं आपको जिस दिन के उपलब्ध है। ठीक है, तो गर्भाशय में मवाद पड़ना, ठीक, उसको ही क्या बोल दिया अपन ने, पायोमेट्रा। अब अपन अगली जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा अपन रिपीट ब्रीडर। रिपीट ब्रीडर, ठीक है। रिपीट ब्रीडर क्या होती है बेटा, रिपीट ब्रीडर आपने देखा होगा, गांव में जाते हो, आपको लोग कहते हैं कि भाई साहब ये हमारी जो भैंस है वो हीट में तो आती है हमेशा, लेकिन ये तो सामी हो ही नहीं रही, ये तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं रही। तो बेटा वो क्या है, वो रिपीट, रिपीट मतलब क्या, बार बार में रिपीट हो रहा है कोई चीज की, ये तो रिपीट हो रही है। रिपीट मतलब क्या हो रहा है कि बार बार में हीट में तो आ रही है वो, लेकिन क्या हो रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो इसकी अपन डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया। इसकी डेफिनेशन अपन क्या पढ़ेंगे कि यदि कोई गाय या कोई भैंस या कुछ भी हो सकता है, वो गाय भैंस क्या होगा, मध्यचक्र तो उसका सामान्य चल रहा है, ईस्ट्रस में तो रेगुलर आ रही है, हीट में तो वो जैसे मान ले गाय क्या होती है, कितने दिन पे आती है, 21 दिन पे, तो हर 21 दिन पे हीट में तो आ रही है। ठीक है, और अपन उसकी एआई भी कर रहे हैं, वो भी किससे, फर्टाइल सीमन से, जो बढ़िया उच्च क्वालिटी का सीमन है उससे भी उसकी क्या कर रहे हैं अपन, एआई कर रहे हैं, फिर भी वो गैबिन नहीं हो रही। ठीक है, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो वो क्या है, वो रिपीट ब्रीडर है। कि ऐसी क्या है ये जानवर को, इसको क्या बोल देंगे, रिपीट ब्रीडर बोल देंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख देंगे, ऐसी गाय जिसका मध्यचक्र सामान्य चल रहा है, ठीक है, और लगातार 3 या 3 से अधिक बार फर्टाइल सीमन से उसकी क्या कर दी अपन ने, एआई कर दी। तो यदि गाय का मध्यचक्र, या ऐसी गाय जिसका मध्यचक्र सामान्य चल रहा है, ऐसी गाय जिसका मध्यचक्र, मध्यचक्र क्या होता है बेटा, ईस्ट्रस साइकिल की वो रेगुलर हीट में आ रही है, मध्यचक्र सामान्य चल रहा है, और अपन ने क्या किया, 3 या लगातार 3 या 3 से अधिक बार फर्टाइल सीमन से एआई कर दी उसकी। ठीक है, फिर भी गैप भी नहीं हो रही वो, तो आ रहा लगातार 3 या 3 से अधिक बार, 3 या
3 से अधिक बार फर्टाइल सीमन से एआई करने पर, एआई क्या होती है, अरे अपने एआई करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, उसको ही एआई बोल देते हैं, ठीक है। एआई करने पर भी पशु ज्ञाबिन नहीं हो रहा, ठीक है। पशु ज्ञाबिन मतलब प्रेग्नेंट, ज्ञाबिन प्रेग्नेंट को बोलते हैं बेटा, ज्ञाबिन नहीं हो रहा। तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, रिपीट ब्रीडर। ज्ञाबिन नहीं हो रहा उसे क्या कहते हैं बेटा अपन, रिपीट। रिपीट मतलब क्या, बार बार दोहराना, रिपीट ब्रीडर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें काम की बात क्या क्या हो गई कि कितनी बार क्रिया पढ़ने आई, 3 या 3 से अधिक बार। अगर बेटा 2 बार ही अभी तक रिपीट हुई ना, तो उसी को अपन रिपीट ब्रीडर नहीं बोल देंगे कि सिर्फ 2 ही बार क्या हुआ, वो हीट में आई है, और अपन क्या कह देंगे, अजी ये तो रिपीट ब्रीडर हो गई। क्यों, क्योंकि तो पिछली बार भी लगाया था सीमन, अब की बार भी सीमन लगा दिया, ठीक है, तो रिपीट होगी। नहीं बेटा, 3 या 3 से अधिक बार आनी चाहिए, और 3 या 3 से अधिक बार अपन ने सीमन, फर्टाइल सीमन से यही की है उसकी, फिर भी क्या हुई, वो ज्ञाबिन नहीं हुई, तो अब उसको क्या घोषित कर देंगे कि ये तो क्या है, ये तो रिपीट ब्रीडर है, ठीक है। तो ये क्या होगी, रिपीट ब्रीडर की डेफिनेशन। अगली अपन क्या पढ़ेंगे, COD, सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन। ये क्या होता है भाई, ये पूछोगे गुरुजी ये क्या चीज आ गई, क्या बला आ गई है। कितना हो गया, 22, ठीक है। अगली क्या पढ़ेंगे अपन, COD, COD जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, C का मतलब सिस्टिक, O का मतलब ओवेरियन, और D का मतलब डीजनरेशन। सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन। अरे हिंदी में भी चाहे लिख लो तुम, सिस्टिक ओवेरियन डी जनरेशन। अरे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अब सिस्टिक ओवेरियन डी जनरेशन क्या होता है बेटा, कि अंडाशय में सिस्ट का निर्माण होना, अंडाशय में सिस्ट का निर्माण हो जाएगा ना, उसी को अपन क्या बोल देंगे, COD बोल देंगे, या क्या बोल देंगे, सिस्टिक ओवेरियन डी जनरेशन बोल देंगे। अब जैसे पिछली बार आपको बताया होगा मैंने, आपको ढंग से याद है तो, और आपको मेरे को पता है याद है, क्या फोलिकुलर सिस्ट बताया था, ल्यूटियल सिस्ट बताया था, वो क्या है, वो सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन का हिस्सा है। क्यों, क्योंकि वो किसके अंदर बनती है, वो अंडाशय के अंदर बनती है। फोलिकल किसके अंदर पाया जाता है, ओवेरी के अंदर पाया जाता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है। और जो कार्पस ल्यूटियम होती है, ठीक है, उससे जो सिस्ट बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ल्यूटियल सिस्ट। तो वो भी किस में होती है, अंडाशय में होती है। तो वो किसके अंदर आते हैं, COD के अंदर ही आते हैं। तो ये क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या हो गया, कि अंडाशय में सिस्ट का निर्माण, अंडाशय में सिस्ट का निर्माण। क्वेश्चन आ गया कि अंडाशय में सिस्ट के निर्माण को क्या कहते हैं, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको COD, तो टिक लगा देना बेटा, गलत नहीं करना, ठीक है, इसको तुम्हें कतई गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन, मतलब कि अंडाशय में सिस्ट का निर्माण, ठीक है। तो अपन इसको आज वाली क्लास को यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। बाकी जो इसके अंदर आता है सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन के अंदर, मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या आता है। 2 चीजें आती हैं, एक तो आती है कौन सी, वो तो लिख लो, कौन कौन सी आती है, पहली फोलिकुलर सिस्ट, फोलिकुलर सिस्ट पहली कौन सी आएगी, फोलिकुलर सिस्ट, ठीक है। और दूसरी कौन सी आएगी इसके अंदर, ल्यूटियल सिस्ट, ठीक है। तो फोलिकुलर सिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, और आपको अभी बता देता हूं कि ग्राफियन फोलिकल से क्या होगा, अगर अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा, देखो क्या बना था, पहले क्या बन गई थी, प्राथमिक पुट्टिका, प्राथमिक पुट्टिका से क्या बन गई थी, द्वितीयक पुट्टिका, और द्वितीयक पुट्टिका से क्या बन गई थी, तृतीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका से क्या बन गया था, ग्राफियन फोलिकल। और अब यहां क्या होना था, अब यहां होना था अंडोत्सर्ग की क्रिया की, अंडा बन रहा था, ये तो क्या हो गया, बाहर निकल जाए, और आगे क्या हो जाए,
कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाए, लेकिन बेटा ऐसा नहीं हुआ। ये जो ग्राफियन फॉलिकल बन रहा था उससे अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अंडा बाहर नहीं निकलेगा और ये यहीं की यहीं रुकी रह जाएगी। ये ग्राफियन फॉलिकल है ना, इससे अंडा बाहर नहीं निकलेगा और ये यहीं रुक के रह जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये तो है तो फॉलिकल ना, ग्राफियन फॉलिकल है, और ये क्या हो गया, अब इससे अंडोत्सर्ग हो ही नहीं रहा, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा, आगे क्रियाएं हो ही नहीं रही, तो क्या बोल दिया इसको, सिस्ट। तो ये क्या हो गई, फॉलिकुलर सिस्ट, यही है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर अपन ने क्या करवाना है, इसको अंडोत्सर्ग करवा देंगे, इससे आगे की क्रिया क्या होनी थी, अंडोत्सर्ग होना था, लेकिन अंडोत्सर्ग नहीं हुआ इससे, तो अपन ऐसा हार्मोन लगाएंगे जो अंडोत्सर्ग करवा दे। तो ये अंडोत्सर्ग करवा दिया ना बेटा, फिर तो आगे का प्रोसेस वापस ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अंडोत्सर्ग कौन सा हार्मोन करवाता है, LH, तो अपन बेटा LH हार्मोन लगा सकते हैं। या आपको क्या बताया था, एक HCG हार्मोन होता है जो किसकी तरह कार्य करता है, LH की तरह ही कार्य करता है, वो भी क्या होगा, अंडोत्सर्ग करवा देगा। तो अपन HCG या LH इन दोनों में से कोई सा भी हार्मोन लगा देंगे, ठीक है। तो ये यहीं की यहीं रुक रहा था, ग्राफियन फॉलिकल आगे नहीं बढ़ रहा था, अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा था, तो LH हार्मोन होते ही अंडोत्सर्ग हो जाएगा, अंडोत्सर्ग होते ही उससे कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी, और फिर वापस ये जो हो रखी थी प्रॉब्लम ये ठीक हो जाएगी। दूसरे क्या हो गया, ल्यूटियल सिस्ट। अब मान लो अंडोत्सर्ग भी हो गया और इससे क्या बन गई, कार्पस ल्यूटियम बन गई, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम बेटा बन तो गई, अब क्या होता है, ये भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर जानवर गाभिन नहीं बना, तो क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है और दोबारा हीट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन क्या होता है बेटा, कई बार ये नष्ट होती नहीं है, ये बनी ही रह जाती है, ठीक है। अगर ये बनी ही रह गई लंबे टाइम तक, तो इसको क्या बोल दिया, सिस्ट। और ये है क्या, कार्पस ल्यूटियम, तो क्या बोल दिया, ल्यूटियम है ना, कार्पस ल्यूटियम, तो ल्यूटियम मतलब ल्यूटियल सिस्ट। तो अगर कार्पस ल्यूटियम कई समय तक, लंबे समय तक नष्ट नहीं हो रही, उसकी वजह से जो सिस्ट बन रही है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, ल्यूटियल सिस्ट बोल दिया। तो ये क्या हो गया, फॉलिकुलर सिस्ट, और दूसरा क्या हो गया, ल्यूटियल सिस्ट, ठीक है। इनके बारे में अपन लिखाएंगे आपको अगली बार, ठीक है। समझ में आपको अब तक आ चुका होगा, और अगर समझ में आ गया बेटा, ठीक है, तो इसको तुम ढंग से याद करके आना, पुरानी चीजों को समझ लेना अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन इनमें से एक भी गलत मत करना, अरे नहीं तो हमारा दिल टूट जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा अपन यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।